खबर यह है कि यूपी एटीएस ने रुपये, नौकरी और शादी का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एटीएस टीम ने आज गिरोह के 2 सदस्य काजी जहांगीर आलम और मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया। ये दोनों गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। गिरोह पर अब 1000 लोगों को धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाने का आरोप है। इन्हें आईएसआई और विदेशी फंडिंग होती थी, ये सबूत मिले हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और प्रशांत कुमार ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि दोनों आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के निवासी हैं। दोनों आरोपियों पर यूपी की अन्य प्रदेश में भी धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। लोग गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते थे और अब तक 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण ये करवा चुके हैं। ये दोनों मौलाना ज्यादा से ज्यादा मूक बधिर बच्चों को और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाते थे। तो अब सवाल ऐसे में यह है कि पूरा खुलासा कैसे हुआ। दरअसल 2 जून को, अब आप ये समझिए कि पूरी खबर कैसे सामने आई, इतना बड़ा रैकेट कैसे खुला सबके सामने। 2 जून को गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर में पुजारी के साथ मारपीट हुई थी। कुछ लोगों पर हिंदू बताकर मंदिर में एंट्री लेने का आरोप भी लगा था। पुलिस ने जब इसी केस के तफ्तीश की, इस पूरे मामले की, तो धर्मांतरण के इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ जिसके मुताबिक 2 साल से रैकेट चल रहा था और 1 साल में 350, जबकि अब तक 1000 लोगों का धर्मांतरण किया जा चुका है। और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ भी बताया जा रहा है। 2 जून 2021 को गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत और हिंदू संत यानी नरसिंगानंद सरस्वती की हत्या की कोशिश की गई थी। महंत यति नरसिंगानंद सरस्वती की हत्या करने आए 2 संदिग्ध युवकों को उनके सेवादारों ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया यह गया कि ये दोनों संदिग्ध युवक अपने आप को हिंदू बताकर मंदिर में दाखिल हुए थे। जब जांच शुरू हुई तो यह खुलासा हुआ कि इसके पीछे धर्मांतरण का जाल भी है। आज यानी 21 जून को जाकर दिल्ली से उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों पर 1000 लोगों के धर्मांतरण का आरोप लगा है। एडीजी प्रशांत किशोर का क्या कहना है इस पूरे खुलासे पर, पहले वो सुनिए। बात करने के लिए एडीजी एलएनओ प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये गैंग काम करता था, कैसे लोगों का धर्मांतरण कराता था और इसके निशाने पर कौन लोग होते? एक घटना गाजियाबाद में 2 जून को हुई थी, जहां कुछ लोग नाम बदल के एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान जो लोग हिरासत में लिए गए, उनसे जो प्राप्त सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया तो पता चला कि एक बड़ा गैंग है जो कि इस तरह से वल्नरेबल लोग हैं, जो संभावित गरीब लोग हैं, मूक बधिर बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं हैं, उनको अपने धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करना तथा उसको कन्वर्ट कराना और उसकी एवज में उनको पैसे की लालच देना, नौकरी की लालच देना, शादी की लालच देना और कुछ जो बच्चे जिनका धर्मांतरण हुआ है उनके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेना और उनको कहीं और ले जाना। तो एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि जिसका खुलासा हुआ है और पहले भी प्रारंभिक पूछताछ की गई थी और उसके बाद से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम उमर गौतम है और दूसरा का नाम काजी जहांगीर आलम है। इन दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। इसमें काफ़ी लंबी और गहरी विवेचना अभी आगे होनी बाकी है। आईएसआई के द्वारा इनकी फंडिंग होती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या इससे कोई कनेक्शन है इनसे? मैं चुनाव के उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विदेशी फंडिंग है, इनके पास काफ़ी पैसे आए हैं और वो कैश में भी कुछ चीज़ें रिसीव होती हैं। इनका वार्षिक सम्मेलन भी होता है जिसके दौरान ये लोग अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या इसमें रोहिंग्या कनेक्शन है और देश की सुरक्षा के लिए क्या इनका आगे का प्लान क्या था? क्या ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले थे? देखिए, इस तरह की चीज़ों से सामाजिक विद्वेष बढ़ता है
और जो वल्नरेबल सोसाइटी है उसको रेडिकलाइज भी किया जा रहा है। तो इनके गलत उपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे मामले पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमसे बात की है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। ये उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये गैंग लोगों का धर्मांतरण करा रहा था, गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा था, कितनी बड़ी साजिश मानते हैं सर? देखिए, इस प्रकार की कोई भी कोशिश करता है तो वो गैर कानूनी है, और गैर कानूनी लोगों को पकड़ना पुलिस का उत्तरदायित्व है, और एटीएस ने शानदार काम किया, उसको बधाई। सर, जिस तरीके से देखा गया कि 1000 से ज़्यादा लोगों का अब तक पता चला है, अब तक के खुलासे में 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कितनी? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई गैर कानूनी काम ना करे, और किसी ने किया है तो उसकी तमाम सारी जांच चल रही है, और जांच में जो खुलासा होता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी प्रकार से यह भी एक तरह से समाज में एक अलग प्रकार की समस्या पैदा करने के लक्ष्य को लेकर के कार्य करने की कोशिश कर रहे होंगे। एटीएस ने पकड़ा है, और भी तथ्य सामने आएंगे, और इस प्रकार की चीज़ें किसी भी कीमत पर की लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके अगर। तो कानपुर में जिस बच्चे का धर्मांतरण हुआ था, अब उनके पिता ने क्या कहा वो सुनिए। इंटर पास किया था, इंटर पास करने के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया, माइंड वेस्ट में घर पर हुआ। कैसे कहाँ चला गया था? दिल्ली चला गया था। आपको बता के नहीं गया था, चला गया था। फिर जब आपको जानकारी कि जब वापस आया था कि ये 10 मार्च को लापता हो गया था। लापता हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने उसकी FIR करा दी थी, कल्याणपुर थाने में उसकी दर्ज है। अभी जब घर में रहता है तो क्या मुस्लिम धर्म का पालन करता है कि क्या करता है? अभी कल आया है ना, अभी वो थका हुआ है, उससे ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, मतलब पुलिस ने रेस्क्यू करा के लिया? हाँ, पुलिस ने छुड़ा करके? नहीं, सेल्फ आया है, अपने मन से आया है। दो सहयोगी हैं मेरे साथ, विशाल पांडे हैं, मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं मेरे साथ, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। विशाल, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे है कि 1000 से भी ज्यादा धर्मांतरण के मामलों की बात इस पूरे खुलासे में कही गई है, ये कितनी बड़ी खबर, और आगे की जो जांच का दायरा है वो क्या होगा गाजियाबाद, नोएडा और अगर वाराणसी के अलावा और जिलों की बात की जाए? देखिए पयोधी, इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन दोनों ही जो ये पकड़े गए हैं आरोपी, इनसे पूछताछ की गई है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके कनेक्शन कई और लोगों से जुड़े हुए हैं। इनका एक लंबा गैंग है जो कि लोगों को बहला फुसलाकर, लालच देकर, इसके अलावा उन्हें तमाम तरह से अपने विचारधारा के प्रति मोड़कर और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, और इसके पीछे पूरी एक लंबी साजिश थी। 2017 में पूर्वांचल के इलाकों से उत्तर प्रदेश के जी न्यूज़ ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। उस इलाके में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और ये खास तौर पर ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनके आय का कोई स्रोत नहीं होता है, जो बहुत गरीब होते हैं और जिन्हें आसानी से बहकाया जा सके, और वही इनके टारगेट होते हैं। और इसीलिए जब ये मामला सामने आया तो फिलहाल हमें जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ, वाराणसी या फिर और जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे इनके कनेक्शन जुड़े हो सकते हैं। आने वाले 2-4 दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कई ऐसे चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं जो लोग इनका मदद कर रहे थे, क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा था, फंडिंग कौन कर रहा था, इनके मनी ट्रेल की जांच होगी, इनके फोन कॉल्स की जांच होगी। पयोधी। विक्रम सिंह जी, सर ये कितना बड़ा मामला आप देख रहे हैं, ISI से इसका कनेक्शन, और सबसे बड़ी बात ये फंडिंग, क्योंकि 2 साल में इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराना बिना फंडिंग के पॉसिबल नहीं है। पयोधी जी नमस्कार। ये बिल्कुल बिना फंडिंग के संभव नहीं है। ISI की सोची समझी रणनीति के तहत स्लीपर सेल तैयार करने के उद्देश्य से ये उमर गौतम ऐसे लोगों को वर्गला करके उनको उनके माध्यम से धर्मांतरण कराते हैं। ये संतोष का विषय है, और मैं बधाई देना चाहूंगा यूपी पुलिस, ATS और प्रशांत कुमार जी को कि उन्होंने एक बहुत ही कुत्सित एक षड्यंत्र का अनावरण किया है, सफल अनावरण किया है। लेकिन इसके ट्रेल में, जैसा कि आपके संवाददाता ने कहा था, कि सन 84 में जब उमर गौतम, जब से इनका धर्मांतरण हुआ है, तब से लेके आज तक इनके पाई कहां से प्राप्त हुआ,
किनकी सोहबत में रहे, किनके संपर्क में रहे, पाकिस्तान गए थे कि नहीं गए थे, ये तमाम चीजों को खंगालने के लिए एक श्वेत पत्र तैयार करना होगा। क्योंकि इस गहरी साजिश में अभी तो जो आपकी शुरुआती जांच है उसमें 1000 है, जब आप जाइएगा नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, कानपुर और इसके अलावा पूर्वांचल में ये फिगर कहीं ज्यादा हो सकती है। इस भयावह स्थिति को मूल्यांकन और इसके निराकरण के लिए ये जरूरी है कि एक टीम का गठन करके इसमें त्वरित 24/7 जांच होती रहनी चाहिए और इनके गिरोह के अनावरण के लिए धर्मांतरण कानून के अंतर्गत जो भी इसमें संलिप्त है पयोधी जी, जेल भेजकर अब बाकी जिंदगी इनकी जेल की सलाह के पीछे कटनी चाहिए। मनीष, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ ये भी है ना कि ये लोग उन संस्थाओं में जहाँ मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं, उन जगहों पर जहां पर महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, रोजगार के लिए वो घरों में काम करती हैं या मजदूरी करती हैं, ऐसे लोगों को पहले टारगेट किया गया, उन्हें सॉफ्ट टारगेट समझा गया और फिर बहुत ही आसानी से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आप जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ रेडिकलाइजेशन, कन्वर्जन के मामले सामने आते हैं, वहाँ एक कॉमन चीज़ है और ये जो कन्वर्जन करने वाले लोग होते हैं इनको ये पता होता है कि किस तरीके से कहाँ किसको टारगेट करना है। और कुछ दिनों पहले NIA ने एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया था। अगर आपको याद हो, पलवल में एक मास्क के बारे में जानकारी मिली थी जिसमें 70 लाख रुपये की फंडिंग हुई थी और हाफिज़ सईद जो लश्कर तोयबा का चीफ है उसकी तरफ से ये फंडिंग की गई थी। और वहाँ पर भी यही कोशिश थी कि जो गरीब लोग हैं या ऐसे कई हिंदू परिवार या दूसरे धर्मों के परिवार के लोग हैं जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, या कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको ये टारगेट किया जाता है। ये जो ऐसे इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं या गरीब की जो झुग्गी के इलाके हैं या जहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। यहाँ पर यदि मैं सबसे एक बड़ी बात बताऊँगा कि यहाँ हम ठीक उसी स्कूल के सामने है जो नोएडा डेफ सोसाइटी, जिसका नाम UP ATS ने लिया है, हम उसकी बिल्डिंग दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इस वक्त सबसे ज़्यादा ATS के जांच के निशाने पर है, क्योंकि यहीं पर जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों को रेडिकलाइज करने की बात और उनके कन्वर्जन की बात UP ATS ने भी की है। यहाँ इस वक्त कोई हमें बच्चा नहीं मिला क्योंकि स्कूल का ये जो सोसाइटी है उनका ये कहना है कि चूँकि कोविड की वजह से अब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या अभी ये जो स्कूल है एक तरीके से वो काम अभी नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर दूसरी जो बड़ी बात है कि यहाँ स्कूल ये कह रहा है कि उन्होंने कभी ये दोनों जो आरोपी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने आरोपियों को देखा नहीं है और स्कूल के बच्चे कन्वर्जन के शिकार हो रहे हैं और बच्चे मिसिंग हैं? जैसा कि एक बच्चा है जो कानपुर का रहने वाला है, अगर वो बच्चा दूसरे स्टेट पर गया था तो क्या स्कूल की ये सोसाइटी की जिम्मेदारी नहीं थी? तो ये एक गंभीर सवाल है और सिर्फ 1000 कन्वर्जन सबसे बड़ी बात ये है ना विक्रम सिंह, जो मनीष इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल से, अभी तो सिर्फ ये शुरुआती जांच है, इतने बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, 2 साल से 1000 से ज्यादा धर्मांतरण ये लोग करवा चुके थे। तो सबसे बड़ी बात मैंने वही कहा ना कि ये पता करना बहुत जरूरी है ये इन संस्थाओं में घुस कैसे रहे हैं, जो वहां का प्रशासन है संस्थाओं का, जो वहां की अथॉरिटी है, क्या वो कागजात और सारी चीजें जो होती हैं क्या उनकी जांच ढंग से नहीं हो रही है? और इनका इतनी आसानी से रीचेबल हो जाना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने में। बहुत अच्छा सवाल पयोधी जी। इस तरीके के भेड़िए, चाहे वो यौन अपराधी हो, चाहे जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले हों, ये विश्वास जीत करके तब अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। और विश्वास जीतने के लिए प्रलोभन, धमकी, ब्लैकमेल, ये कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। स्कूल के मैनेजमेंट ने वैसे पहले भी कौन से बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे अपनी कार्य क्षमता या एफिशिएंसी को लेकर के। इसके पहले भी इन सब संस्थाओं की बड़ी शिकायतें पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत से आ रही थी और उनके ऊपर अगर ISI के टुकड़े फेंक दिए गए होते तो वो भी उदासीन हो जाते, दूसरी तरफ देखने लगते थे। मुझे प्रतीत होता है कुछ पैसा उमर गौतम ने उधर भी खर्च किया है, जिससे कि इनका जो तर्क आया है और जो इनका एक्सप्लेनेशन आया है वो अविश्वसनीय है पयोधी जी। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि जो उनकी अमानत थी उनकी सुरक्षा के लिए माकूल इंतजाम करते, नहीं किया। आप इससे अनभिज्ञ थे कि उमर ने आकर के अपनी कुंसित विचारधारा आप उनके बच्चों के ऊपर डाली। बिल्कुल आप अनभिज्ञ थे, उनके जहनसानी, उनको ब्रेन वॉश किया गया। तो वहां पर रहने से उनके फायदा क्या हुआ? इन्होंने तो बिल्कुल एक सहयोग किया उमर ऐसे देश विरोधी लोगों का और उन्होंने उसके मंसूबों को होने दिया। विशाल, लेकिन एक और चीज है,
अब आप मुझे ये बताइए कि जो नया कानून आया था धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में, उसके तहत क्या प्रावधान है, मतलब सजा को लेकर इसमें मामले में जांच आगे कैसे बढ़ाई जाएगी? देखिए, उसी कानून के तहत इस मामले में कार्रवाई की गई है पयोधी, और ये कड़ा कानून बनाया गया और इसमें साफ तौर से ये लिखा गया था कि जो विधि के खिलाफ है धर्म परिवर्तन, और जिसमें लालच, डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर, पैसे देकर जो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं वो इस कानून के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और हैं कि 2 साल से ये लोग एक्टिव थे, तो हमारी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी, ये भी एक सवाल इसमें खड़ा होता है। लेकिन इनका रैकेट बहुत बड़ा है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये लगातार अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहते हैं। और खुद पयोधी, मैंने पूर्वी यूपी से ग्राउंड रिपोर्ट की थी, और खास तौर पर ये ऐसे गांवों में जाते हैं जहां पर गरीबी होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण किए रहते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे उनका पूरा मन परिवर्तन कर देते हैं, बीमारियों से इलाज का झांसा दे देते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे जो Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.